और शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। केरल के सहाफी सिद्दीक कप्पन की जमानत के लिए अदालती कार्रवाई की राह हमवार हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी हुकूमत का बयान रिकॉर्ड किया है, जिसमें हुकूमत ने कहा है कि वकील की सिद्दीक कप्पन से मुलाकात पर कोई एतराज नहीं। अब वकील कपिल सिब्बल जेल में सिद्दीक कप्पन से मुलाकात कर सकेंगे। वाज़ेह है कि सिद्दीक कप्पन को यूएपीए के तहत यूपी पुलिस ने 6 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे अदालत में क्या कुछ कार्रवाई हुई और आगे क्या कुछ इनके लिए आसानियां हो सकती हैं? जी देखिए, ना साफ तौर से पहली बात कि यूपी सरकार की तरफ से जो एफिडेविट दाखिल की गई, उस एफिडेविट में साफ तौर से ये कहा गया कि वो सिद्दीकी कप्पन जिस तरह अपनी बात रख रहे हैं और बता रहे हैं कि वो किसी न्यूज़पेपर में काम करते थे, लेकिन जब यूपी सरकार ने इस विषय में जांच की तो ये पता चला कि 2018 में वो न्यूज़पेपर जिसका वो नाम ले रहे हैं वो बंद किया जा चुका है। वही पीएफआई के सचिव बताए जा रहे हैं संजय सिद्दीकी कप्पन, और इस पूरे मामले में साफ तौर से ये कहा है कि अभी इस पूरे मामले में जांच चल रही है, लिहाजा इस पूरे मामले में जमानत को लेकर जिस तरह बार बार बातें कही जा रही हैं वो गलत है। हालांकि कपिल सिब्बल की तरफ से कोर्ट में ये दलील दी गई और ये कहा गया कि यूपी सरकार भले ही बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन वो अपने मुवक्किल से जेल में मुलाकात भी नहीं कर पा रहे हैं। इस पर एसजी जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर उनके वकील उनसे मिलना चाहते हैं तो इसकी इजाजत उन्हें पहले से ही है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में साफ तौर से ये कहा है कि अगर सिद्दीकी कप्पन से उनके वकील यानी कि कपिल सिब्बल मुलाकात करने चाहते हैं तो वो मुलाकात कर सकते हैं। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि यूपी सरकार ने जो फिलहाल जवाब दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में सिद्दीकी कप्पन को लेकर, उस जवाब को लेकर अब आने वाले अगले हफ्ते में कपिल सिब्बल अपना पक्ष रखेंगे। तब तक फिलहाल कोर्ट ने इस पूरे मामले को फिलहाल टाल दिया है, लेकिन सिद्दीकी कप्पन की जांच को लेकर यूपी सरकार अभी भी उन्हें रिलीज करने के मूड में नजर नहीं आ रही है। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। यूपी में मुबैना लव जिहाद के खिलाफ कानून साजी की तैयारियां चल रही हैं। इस सिलसिले में रियासती महकमा दाखिला ने एक तजवीज़ महकमा कानून को भेज दी है। यूपी हुकूमत का कहना है कि जल्द ही लव जिहाद के खिलाफ कानून लाया जाएगा। योगी हुकूमत ने सख्त कानून बनाने का ऐलान किया है। इस दौरान ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान यासूब अब्बास ने सवाल उठाया कि क्या तमाम खवातीन महफूज हैं? इससे पहले भी कई कवानीन बनाए गए, लेकिन क्या उस पर हकीकी मायनों में अमल भी हो रहा है? उन्होंने कहा कि किसी मखसूस मजहब और फिरके के लोगों को नजर में रखकर कानून बनाना गलत है। को लेकर जो सरकार कानून बना रही है, ठीक है, कानून बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। पहले जितने कानून बन चुके हैं उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है? सवाल यह है कि औरतों की सुरक्षा को लेकर सरकार कितने कानून बना चुकी है, चाहे केंद्र सरकार हो या प्रादेशिक सरकारें हों। क्या सारी औरतें सुरक्षित हैं? क्या सारी माएँ, बहनें, बहू, बेटियाँ सब सुरक्षित हैं? आप कहेंगे कि नहीं सुरक्षित हैं। अब लव जिहाद के नाम के ऊपर अगर ख़ास तौर से किसी मसलब को, किसी फ़िरक़े को टारगेट किया जा रहा है तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कि कानून बनाते वक्त किसी समुदाय को पेश नज़र रखना मेरे ख्याल से ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। एक बार सरकार को अरसर-ए-नौ गौर करना चाहिए। अगर कोई मुजरिम है तो उसे सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए। मुबैना लव जिहाद मामले पर राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि बीजेपी मुबैना लव जिहाद जैसे लफ्ज़ को वज़े किया है। बीजेपी मुल्क में फ़िरक़ेवाराना हम आहंगी को ख़राब करना चाहती है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि शादी शख्सी आज़ादी के उमूर में से है। हुकूक की पामाली के लिए कानून लाना आइन के क़तई ख़िलाफ़ है। किसी भी अदालत में कानून टिक नहीं पाएगा। मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने बलहामा श्रीनगर में एक रैली से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कश्मीर के सियासतदानों ने अभी तक कश्मीरियों का इस्तेहसाल किया है। उन्होंने कहा कि अब मोदी हुकूमत कश्मीर में तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू करने वाली है। उन्होंने गुपकार अलायंस पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी हुकूमत में
लूट के लिए छूट नहीं मिलेगी और ऐसे सियासतदानों का हिसाब लिया जाएगा। नकवी ने पार्टी के डीडीसी उम्मीदवार इंजीनियर एजाज हुसैन को वोट देने की भी अपील की। लूट हुई है। नरेंद्र मोदी साहब ने दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी की है, लूट लादी में तालाबंदी की है, और यही पॉलिटिकल प्रोसेस और लोगों का पार्टिसिपेशन जम्मू कश्मीर में जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के हक और अधिकार में लूट की है, अमानत में खयानत की है, उसका आने पाई का हिसाब किताब उन्हें देना होगा, क्योंकि मोदी के टाइम में लूट को छूट नहीं हो सकती। और ये जो अलायंस बना है, ये अलायंस जो है वो केवल अपने को बचाने के लिए है, इलेक्शन के लिए नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि इन्होंने बड़े गुनाह किए हैं। तो इन गुनाहों के देवताओं को कहाँ जाना होगा इसके बाद, ये उनको भी मालूम है। अपने मकासद के लिए उन्होंने हमेशा कश्मीरी लोगों के खून के साथ खेला है, हमारे जज्बातों के साथ खेला है, हमारे साथ हमेशा यही किया है, सिर्फ अपने लिए, हमारे लिए उन्होंने कभी नहीं सोचा। खुश है, आज पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि एक दूर दराज गाँव में एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ आए हुए। ये बिल्कुल नरेंद्र मोदी की सरकार में ही हो सकता है, बाकी कोई सरकार में नहीं हो सकता है। और यहाँ के लोग आज उत्साह के साथ आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को चुन के लाएंगे। वसीम रिजवी पर सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने 2 एफआईआर दर्ज की हैं। शिया वक्फ बोर्ड की इमलाक की खरीद फरोख्त में गड़बड़ी का मामला है। वसीम रिजवी पर बदउनवानी के कई मामला दर्ज हैं। खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। इनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। कानपुर मामले की एफआईआर लखनऊ में दर्ज हुई है। इलाहाबाद में इमामबाड़ा मिर्जा गुलाम हैदर को मिसमार करने के मामले में भी एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि 11 अक्टूबर 2019 को रियासती हुकूमत ने सीबीआई की जांच की सिफारिश की थी। मौलाना कल्बे जवाद समेत कई मुस्लिम तंजीमों ने वसीम रिजवी की गिरफ्तारी का मुतालबा किया था। उत्तर प्रदेश के रियासती वजीर मोहसिन रजा का कहना है कि हमारी हुकूमत बदउनवानी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और इसी का नतीजा है कि हुकूमत लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि वसीम रिजवी ही नहीं, कई लोग हैं जो पर्दे के पीछे हैं, वो भी इस जांच के बाद बेनकाब होंगे। भ्रष्टाचार हुआ था तो भ्रष्टाचार की एक प्रकाष्ठा थी दोनों वक्फ बोर्डों में उत्तर प्रदेश के, तो इसलिए इसको लेकर सीबीआई की मांग लगातार उठती रही। पिछली सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उसको नहीं दिया, लेकिन हमारी जो सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की नीति है और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके तहत हमने इसको सीबीआई के हवाले कर दिया था। हमारी सरकार का स्टैंड साफ था कि हम लोगों को न्याय दिलाएंगे, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग जिनके उत्थान और कल्याण के लिए ये प्रॉपर्टियां वक्फ हुई थी, उनको खुर्द-बुर्द कराने का काम पिछली सरकार, चाहे बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, इन्होंने कराया था। भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड साफ रखा था कि हम इसमें सीबीआई से इसकी जांच कराएंगे और जो लोग भी दोषी हैं उनको जेल भेजने का काम करेंगे और जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। वसीम रिजवी पर एफआईआर दर्ज होने के बाद रद्द-ए-अमल का सिलसिला भी जारी है। कांग्रेस ने कहा कि बकरे की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस खुर्द-बुर्द पर मौजूदा हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। बकरे की मां आखिर कब तक खैर मनाती? वसीम रिजवी के खिलाफ तो एफआईआर होनी थी, उसकी चोरी, उसके झूठ, उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच तो होनी ही थी। अब सीबीआई ने एफआईआर की है, अब उन्हें कानून के सम्मुख प्रस्तुत होना होगा। उन्हें भारतीय जनता पार्टी की गई चाटुकारिता भी नहीं बचा पा रही है। ये अपने आप में देखने की बात है। हम समाजवादी लोग हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे हैं। हम यहाँ पे विकास की राजनीति करते हैं, समाज को आगे ले जाने की राजनीति करते हैं। ये जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार में आई थी तो कहती थी हम उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, यहाँ ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे। अरे मेरे प्रभु, मेरे भैया, गुरु, भारतीय जनता पार्टी आपको हो गए 4 साल यहाँ सरकार चलाते हुए, लेकिन आपने एफआईआर क्यों नहीं की? क्यों नहीं इसके पहले कार्रवाई की? किस बात का इंतजार कर रहे थे? अब तो चली चलाई का बेला है, 2022 में आप चले जाएंगे, तो आप ये मार्केटिंग इवेंट वाली एफआईआर कर रहे हैं। कमाल है। ये समाज के लिए चिंता का विषय, उत्तर प्रदेश के लिए चिंता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना चाहती है, सिर्फ माहौल बनाना चाहती है। कमाल है भारतीय जनता पार्टी का भी। इस प्रकार से जो है वो एफआईआर दर्ज करा के जो वक्फ बोर्ड की जांच के आदेश किए हैं सीबीआई को,
इससे ये साबित होता है कि ये किसी भी हालत में आपकी बचने वाला नहीं है। और अभी तो ये शुरुआत है और 2 FIR हुई हैं, लेकिन हमको लगता है कि अभी 10 से 12 FIR 2-4-5 दिन के अंदर और हो जाएंगी और मजीद जो FIR है वो भी होती रहेंगी। इस मामले में जो इसके और जो तमाम तरह के केसेस थे जिसमें ये अरेस्ट स्टे और सब चीज़ें ले लेता था कोर्ट को और सबको गुमराह करके, अब वो भी इसका मामला खत्म हो जाएगा और बहुत जल्दी ही ये जेल की सलाखों में पीछे दिखाएगा। वसीम रिजवी के खिलाफ 11 अक्टूबर 2019 को रियासती हुकूमत ने CBI की जांच की सिफारिश की थी। मौलाना कल्बे जुवा समेत कई मुस्लिम तंजीमों ने वसीम रिजवी की गिरफ्तारी का मुतालबा किया था। वसीम रिजवी पर यह भी इल्जाम है कि वो जांच और गिरफ्तारी से बचने के लिए हुकूमत की तारीफ करते रहे, मगर अब ताज़ा FIR ने इनकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और वहीं CBI के जरिए दायर की गई FIR मामले में वसीम रिजवी का भी रद्दअमल सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मौलाना कल्बे जवाद के कहने पर CBI ने जांच शुरू की है। मुल्ला कल्बे जवाद के कहने पर हुई है। मुल्ला कल्बे जवाद के अलावा कोई दूसरा नहीं है जो हमारे खिलाफ एलिगेशन लगाता हो, क्योंकि हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। मुल्ला कल्बे जवाद ईरानी एजेंट हैं। ईरान से पैसा लेकर कश्मीरी आतंकवादियों की मदद करते हैं, इसके सबूत भी है मेरे पास। लेकिन आज वो हुकूमत को मेरे खिलाफ गुमराह करने में कामयाब हो गए हैं, इसका अफसोस है। भोपाल MLA आरिफ मसूद की पेशगी जमानत के मामले में आज फिर जबलपुर हाई कोर्ट में समाअत टल गई। अब 25 नवंबर को मामले की सुनवाई होना है। वाज़ेह रहे कि 18 नवंबर को भी पेशगी जमानत अर्जी पर समाअत नहीं हो पाई थी। वाज़ेह रहे कि फ्रांस में तौहीन रसालत मामले के खिलाफ किए गए एहतजाज को लेकर भोपाल थाना तलैया में पुलिस ने भोपाल MLA आरिफ मसूद और दीगर 6 लोगों के खिलाफ IPC की दफा 153A के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में आरिफ मसूद को छोड़कर बाकी 6 लोगों को भोपाल जिला अदालत से 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत पर रिहा किया जा चुका है। दिल्ली में कोरोना का कहर है कि जारी है। रोजाना कोरोना के नए मामलों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 7,546 नए मामलों की तस्दीक हुई, जबकि कोरोना की वजह से एक दिन में 98 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मुतासरीन की मजमूई तादाद 5,10,000 से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना की वजह से अब तक 8,000 से ज्यादा अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। दूसरी जानिब अब तक 4,59,368 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए हैं। दिल्ली बीजेपी सदर आदेश गुप्ता ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में जिस तरीके से मास्क ना लगाने पर जुर्माने की राशि 2,000 रुपये कर दी गई है और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी यहाँ पर ज़रूरतमंद लोगों को मास्क बांटने के लिए पहुँचे हैं। आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में कि लोगों को मास्क बांटे जा रहे हैं। सर, जुर्माने की राशि 500 से 2,000 कर दी गई है। दिल्ली सरकार का ये तुगलकी फरमान है। उन्हें संवादकारिणी से काम लेना चाहिए। पहले ही वो 25 लाख से ज्यादा 5 लाख से ज्यादा चालान कर चुके हैं। 25 करोड़ से ज्यादा रुपया उन्होंने इकट्ठा किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं उस पैसे का आपने क्या किया। दिल्ली सरकार ने सरकारी पैसे का मिसयूज किया, जो लोगों से पैसे वसूले उस पैसे का उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग लगा के अपने प्रचार किए। वो चाहते तो अस्पतालों में वेंटिलेटर खरीदते, ऑक्सीजन सिलेंडर देते, दिल्ली में कोरोना के हालात पर नियंत्रण पाते। दिल्ली सरकार का फेल्योर है। आज दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। उन्होंने किसी से बात नहीं की। कल उनको सुध आई ऑल पार्टी मीटिंग की और उन्होंने मार्केट एसोसिएशन के लोगों से भी बात नहीं की। आज जिस तरह से उन्होंने किया है ये बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, दिल्ली की गरीब जनता और जिनके पास मास्क नहीं है उनको हम मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं। एक तस्वीर वायरल हो रही है अमानतुल्लाह खान की, जो कि पार्टी के विधायक हैं और उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ। क्या ऐसे में बीजेपी मांग करेगी उनके खिलाफ कार्रवाई की? हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब जो एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मास्क नहीं पहने हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो मास्क नहीं पहने उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ दिल्ली की गरीब जनता पर जो बोझ डाला है
इससे कोरोना का कोई हल नहीं। आप संवाद करते तो आज मार्केट एसोसिएशन के लोगों से बात करते तो समस्या का हल निकलता, जो कि दिल्ली सरकार ने नहीं किया है। क्या आप चाहते हैं कि वापस ले इस जुर्माने की राशि वाले फैसले को? बिल्कुल वापस लिया जाना चाहिए। 2000 बहुत ज्यादा है, ये एक बहुत बड़ा अतिरिक्त बोझ है, लोगों को डर है और इससे ब्लैकमेलिंग भी बढ़ेगी, एक्सटॉर्शन भी बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से मास्क न लगाने पर जुर्माने की राशि 2000 रुपए की है, उस फैसले को वापस लिया जाए और इसके साथ ही जो उनके विधायक मास्क नहीं लगा रहे हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि मास्क ना लगाने की जो राशि है वो बहुत ज़्यादा है और इसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसे में लोगों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक करना होगा, ना कि जुर्माने की राशि बढ़ाकर। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। कोरोना से जंग में हिंदुस्तान बायोटेक की कोवैक्सीन का आज से तीसरा ट्रायल शुरू हो गया है। हरियाणा के वजीर अनिल विज भी उन रजाकारों में शामिल हैं जिन पर वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। उन्होंने आज कोवैक्सीन का डोज लिया। बताया जाता है कि अनिल विज ने कहा था कि तीसरे राउंड में तकरीबन 26,000 अफराद पर कोवैक्सीन का तजुर्बा किया जाएगा, जिनमें उन्होंने अपना नाम भी पेश किया है। – 150 रुकनी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन 1 दिसंबर को होना है। पर्चा नामजदगियां दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। तकरीबन तमाम पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। सियासी पार्टियों के दफातर में गहमा गहमी देखी जा रही है। पार्टी कारकुनों में जोशो खरोश है। उम्मीदवार अपना अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए रैलियों की शक्ल में पहुंच रहे हैं। कल पर्चा नामजदगियों की जांच होगी और 22 नवंबर को नामजदगी से दस्तबरदारी ले सकते हैं। इस बार जीएचएमसी इलेक्शन के लिए वीवीएम के बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस शहर के हसास इलाकों में मार्च भी कर रही है। हल्का असेंबली बहादुरपुरा से एमआईएम ने 6 उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारा। एमआईएम के उम्मीदवारों ने रुकन असेंबली बहादुरपुरा के साथ पहुंचकर पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर रुकन असेंबली मौजम खान ने दावा किया कि बहादुरपुरा असेंबली के तमाम बल्दी डिवीजन से एमआईएम के उम्मीदवारों को ही कामयाबी मिलेगी। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आवाम के दरमियान में रही है, आवाम के साथ रही है, आवाम के मसाइल को दूर करने की कोशिश हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करते रही है। इंशाअल्लाह ताला बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से 6 के 6 उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने कहा कि जीएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी का मुकाबला राज तौर पर एमआईएम से है और इस मुकाबले में टीआरएस पार्टी है ही नहीं। Not fighting TRS. We are fighting MIM here. We are not fighting TRS. They are not our opponents in this election. We are fighting MIM. और कांग्रेस लीडर ए रेवंत रेड्डी ने टीआरएस सरबराह केसीआर पर इल्जाम लगाया कि वो अपनी नाकामियों से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए एक बार फिर फेडरल फ्रंट की बात कर रहे हैं। साल में केसीआर ने क्या हैदराबाद को किए वो सब पूछने वाले हैं, इसीलिए वो बात आगे नहीं आने दे रहा है। जो बारिश के फ्लड्स आए या कोरोना के टाइम पे सरकार फेल हो गए, उसके बाद भी नौकरी देने में केसीआर फेल हो गए, ये सब मुद्दा चर्चा नहीं चलना बोल के ये फेडरल फ्रंट के बारे में कुछ कहानी, नया कहानी लेकर बाहर आए। ऐसे कहानी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के सिलसिले में अहम जमातों की जानिब से खुसूसी गाड़ियां तैयार की जा रही हैं। आज़ाद उम्मीदवार भी इंतखाबी मुहिम में रथ इस्तेमाल कर रहे हैं। खुसूसी गाड़ियों में उम्मीदवार के साथ पार्टी के दीगर लीडरान इंतखाबी तशहीर कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि ये रथ वोटर्स के लिए खुसूसी तवज्जो का मरकज बन गए। जीएचएमसी इंतखाबात के लिए इन रथों की तैयारी में तेजी पैदा हो गई है। 1 दिसंबर को रायदही होगी। सियासी पार्टियां इंतखाबी मुहिम में जुट गई हैं।
और कर्नाटक कांग्रेस ने गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बीजेपी एमएलएज और रियासती हुकूमत पर बदउनवानी के संगीन इल्जाम आयद किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि हर सरकारी ऑफिस से बीजेपी अरकान असेंबली हफ्ता वसूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरकारी दफ्तर बदउनवानी के अड्डे बनकर रह गए हैं। गुलबर्गा में प्रेस क्लब पर मीडिया से बातचीत में पार्टी तर्जुमान और साबिक रियासती वजीर डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल ने कहा कि बीजेपी एमएलए जिले में क्रिकेट सट्टाबाजी चला रही है। शरण प्रकाश पाटिल ने पुलिस कमिश्नरेट पर भी अपना गुस्सा निकाला। कांग्रेस ने जिला गुलबर्गा में एक भारी करप्शन होने का इल्ज़ाम आयद किया है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक रियासती वज़ीर डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल सर। सर, किस तरह का करप्शन, आप करप्शन के एलिगेशंस लगा रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर जो ब्यूरोक्रेसी पर आप करप्शन के इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं और ज़िला में जो है क्रिकेट बेटिंग के भी इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं आप ये? देखिए, यहाँ पे गुलबर्गा ज़िले में टोटल एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है और सब ऑफिसर्स सिर्फ करप्शन में इन्वॉल्व है और कोई काम सीधा नहीं कर रहे वो लोग। पब्लिक इंटरेस्ट में उनका कोई कारनामा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे पैसा लोग दे तो काम हो रहा है। कोई भी आप एक कॉमन मैन कोई भी ऑफिस को अगर जाएगा, अगर कोई भी इसका छोटा भी काम रहा तो विदाउट करप्शन कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑफिसर सब करप्ट बन चुके हैं। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो बीजेपी के जो लीडर्स है, हर लोग पोस्टिंग्स के लिए पैसा मांग रहे हैं। सर, यहाँ पर कमिश्नरेट बना है, मगर कमिश्नरेट बनने के बावजूद भी लॉ एंड ऑर्डर भी जो है यहाँ पर सही तरीके से काम नहीं कर रहा। इस तरह का एलिगेशंस जो है प्रियंक खरगे साबिक रियासती वज़ीर ने भी लगाया है। देखिए, कमिश्नरेट बनाने का हमारे हुकूमत में बना है। बनाने का उसका उद्देश्य ये था, यहाँ पे क्राइम कंट्रोल करने के लिए बना है। ये कमिश्नरेट आके जो कमिश्नर्स है पूरे क्लब के लिए परमिशन दे रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। जब हम यहाँ पे मंत्री थे, जिला उस्तुवारी मंत्री थे या प्रियंक मंत्री थे, हमने एक क्लब को भी परमिशन नहीं देने दिया। जब भी बहुत प्रेशर था, लेकिन हम कभी उसको यील्ड नहीं हुए हैं। लेकिन ये जो बीजेपी के हुकूमत कर रहे हैं सब करप्ट है। थैंक यू सर। ये थे साबिक रियासती वज़ीर डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल, जिनका कहना है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से करप्शन में मुलविस है। इसके लिए बीजेपी राज तौर पर जिम्मेदार है, क्योंकि बीजेपी के जो एमएलएज हैं वो ब्यूरोक्रेसी पर दबाव डाल रहे हैं, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी रिश्वतखोरी में मुलविस है। न्यूज़ 18 उर्दू, गुलबर्गा, जवाद मीर। और इस वक्त आपको लखनऊ से बड़ी खबर दे दें, रिवर फ्रंट घोटाला मामले में रूप सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताएं कि महकमा आबपाशी के चीफ इंजीनियर हैं रूप सिंह यादव। सीबीआई ने रूप सिंह यादव को गिरफ्तार किया है। रिवर फ्रंट में करोड़ों के घोटाले के इल्जाम में ये गिरफ्तारी की गई है। तो लखनऊ से अहम खबर, रिवर फ्रंट घोटाला मामले में रूप सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया है। महकमा आबपाशी के चीफ इंजीनियर हैं रूप सिंह यादव। सीबीआई ने रूप सिंह यादव को गिरफ्तार किया है। रिवर फ्रंट में करोड़ों के घोटाले के इल्जाम में ये गिरफ्तारी की गई है।